अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आप सब दोस्तों को और मेरे देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। आज मैं जो मौजू लेकर आया हूँ वो बहुत एक अहम मौजू है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट चेक करता है, आपको कुछ नहीं समझाएगा, सिर्फ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, अपनी फ़ीस लेगा। आपको आराम आए या ना आए उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शिफा अल्लाह पाक ने देनी है, लेकिन एक डॉक्टर का फ़ीस लेने के बाद कम से कम ये हक बनता है कि वो आपको पूरे तरीके से गाइड करे कि आपको मरज़ क्या है और किस तरह से ये ठीक होगा और इसमें किस किस खुराक की ज़रूरत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलीदी जरासीम यानी स्पर्म्स के ऊपर। स्पर्म्स क्या हैं, ये कितने होने चाहिए और ये किस जगह पैदा होते हैं और इनकी अफजाइश कैसे होती है, कब ये कम होने शुरू होते हैं, कब ये बढ़ने शुरू होते हैं, कौन सी वजूहात की बिना पर ये जो स्पर्म्स है ये डेड होते हैं, कौन सी वजूहात पर पस आती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक ही वीडियो में बयान कर दूंगा। सबसे पहले स्पर्म्स क्या चीज़ हैं। स्पर्म्स वो तलीदी जरासीम हैं जो मनी के दानेदार हिस्से के अंदर पैदा होते हैं। ये कितने होने चाहिए? ये एक सेहतमंद इंसान में डेली 500 मिलियन पैदा होते हैं और 500 मिलियन मकदार जो है ये कोई कम नहीं है, लेकिन इनकी जसामत आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये एक स्पर्म जो है ये 0.05 सेंटीमीटर का होता है। अगर 500 मिलियन जो है स्पर्म्स ये आपस में दुम और सर मिलाकर इकट्ठे एक लाइन में खड़े हो जाएं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सेंटीमीटर की एक कतार बनती है। तो स्पर्म्स किस इंसान में कितने होने चाहिए? होता कुछ यूँ है कि हम जब अपनी रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट करवाने के बाद हम लेबॉरेटरी वाले से पूछते हैं कि मेरी जो रिपोर्ट है इसमें क्या कुछ है और कितना है। ठीक है, आज मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस तरीके से बताऊंगा कि आप अपनी रिपोर्ट खुद चेक कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मेरी ये कोशिश होगी कि मैं मेडिकल की इतनी वीडियो बनाऊं कि कम से कम आसान लफ्ज़ों में मैं वीडियोस बनाऊं, हर बंदे को वो समझ आए, वो रिपोर्ट करवाए या वैसे उसको पता चल जाए जब उसके अंदर वो मरज़ पैदा हो तो इन अलामतों से ये मरज़ पैदा होता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये एक वीडियो है, आगे लगातार जो वीडियोस आती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, अगर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो शुरू करते हैं स्पर्म्स की रिपोर्ट से। एक जो सेहतमंद इंसान है उसमें से 1.5 से लेकर यानी कि 1.5 से लेकर 5 मिलीलीटर तक मनी खारिज होती है। इससे कम या ज़्यादा ये एक मरज़ की अलामत है। ठीक है, तो 1.1 के अंदर जो अच्छी मनी की अलामत है, मनी की अक़साम 4 होती हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ अतबा ने, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ मुसन्निफ़ीन ने बयान की हैं और कुछ ने इससे कम भी की हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जिन्होंने लिखा है इसको 4 अक़साम में लिखा है। सबसे पहली मनी वो होती है, मादा वो होता है जब खारिज होता है तो एहतलाम की सूरत में, तो कपड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा अकड़ाव, यानी कि सुबह उठ के आप जब देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है उस जगह से अकड़ चुका होता है। और ऐसी मनी जो होती है वो खुश्क होने पे काफ़ी टाइम लेती है और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो एक्टिव स्पर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में होंगे। इसके बाद जो दूसरा दर्जा है उसमें जो मनी खारिज होगी वो पतली होगी और वो जल्दी खुश्क हो जाएगी। ठीक है, और वो खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पस सेल जो हैं वो ज़्यादा होंगे,
स्पर्म्स की मकदार कम होगी और इसके साथ साथ वो मनी जो है कपड़े पर निशान जो है वो अकड़ाव जो है वो बिल्कुल हल्का सा छोड़ेगी। तीसरे नंबर का जो दर्जा है ये बिल्कुल बेकार किस्म की मनी है, बिल्कुल पानी की तरह खारिज होगी, कोई दाग नहीं छोड़ेगी, इसके अंदर पस ही पस होगी, कोई स्पर्म्स मौजूद नहीं होंगे। चौथी मनी जो है वो मादा मनविया वो इस शक्ल में है कि वो खून वाला होता है, उसके अंदर मादा मनविया की बजाय खून आ रहा होता है और इसमें सबसे बड़ी वजूहात उन लोगों के अंदर पाई जाती हैं जो अगलामबाजी करते हैं, मुश्तनी करते हैं या जिनको जरियान इहतलाम की ज़्यादा जो है ना कसरत के साथ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि फिर मसाना जो है जो मनी है इंसान के अंदर इस मकदार में नहीं पैदा होती जिस मकदार में होनी चाहिए। तो किल्लत मनी की वजह से फिर बजाय मनी थोड़ी सी मनी के साथ ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। तो एक जो इंसान की मनी की टेस्ट रिपोर्ट है, ये तो मैंने मनी की अक़साम बता दी और मनी की मकदार भी बता दी कि इंसान के अंदर कितनी होती है। तो इसके अंदर पर ml यानी कि पर ml पूरी मनी की तादाद नहीं बता रहा, फिर सुन लें, पर ml 60 मिलियन से 120 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं। अगर यही स्पर्म्स की मकदार 20 मिलियन से कम हो तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं कि इस स्पर्म्स में से कितने एक्टिव होने चाहिए। स्पर्म्स जो हैं वो कम से कम जो है 60% एक्टिव होने चाहिए, लेकिन सेहतमंद जो एक्टिवेशन है वो 70% जो है यानी कि 70% स्पर्म जो है वो एक्टिव होने चाहिए। और एक्टिव की जगह कभी कभार मोटाइल लिखा होता है, लेकिन जो सही रिपोर्ट अच्छी लेबॉरेटरी वाले करते हैं उसमें इंशाल्लाह आपको ये देखेंगे कि आपको एक्टिव ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मोटाइल और एक्टिव एक ही स्पर्म्स होंगे। उसके दूसरे नंबर पे आता है स्पर्म्स के बाद आते हैं स्लगिश स्पर्म। स्लगिश स्पर्म जो होते हैं, स्लगिश का माना है जो बिल्कुल तुड़े मुड़े स्पर्म होते हैं। एक बात याद रखिए कि स्पर्म्स जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सर, जिस्म और दुम। ठीक है, तो इसकी जो शक्ल है वो मेंढक के लार्वा से मिलती जुलती होती है। स्लगिश स्पर्म। इसके बाद आते हैं डेड स्पर्म। ठीक है, डेड स्पर्म की जो है वो 20% मकदार होनी चाहिए, स्लगिश स्पर्म जो हैं वो 10% होने चाहिए, और जो एक्टिव स्पर्म्स हैं वो 70% होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्पर्म्स क्यों डेड होते हैं, ज़्यादा मकदार में स्लगिश क्यों पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और ये एक्टिव से स्लगिश होकर डेड में कैसे आना शुरू होते हैं। अच्छा, पस आना शुरू होती है मनी के अंदर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो पस जो है वो यूरिन के अंदर आती है वो और पस होती है, जो मनी के अंदर आती है यानी कि जो सीमन के अंदर पस सेल्स होते हैं वो और वजूहात की वजह से होते हैं। जो पेशाब के अंदर पस आती है वो मसाना और गुर्दों से आती है। ठीक है, और जो मनी के अंदर पस आती है यानी कि सीमन के अंदर पस आती है वो टेस्टिस यानी कि खसियातीन में से आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि खसियातीन जो हैं इनमें से कैसे पस आती है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का टेम्परेचर और जो खसियातीन है इनका टेम्परेचर बिल्कुल हमारे जिस्म से अलग बनाया है। होता कुछ यूँ है कि जो ज़्यादा अंडरवियर इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग टाइट जीन्स इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग जो है बैठकर ज़्यादा काम करते हैं, उनकी वजह से भी जो है ये पस ज़्यादा आने लग जाती है। होता कुछ यूँ है कि जो हमारे खसियातीन हैं इनका टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जब हम टाइट पैंट्स या अंडरवियर्स या कुछ साइकिल चलाने वाला काम या बैठने वाला काम करते हैं तो जो खसियातीन होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ बिल्कुल साथ लग जाते हैं। तो उस वजह से हमारी बॉडी का और हमारे जो खसियातीन है इनका टेम्परेचर जो है वो एक हो जाता है। ठीक है, फिर वो जो खसियातीन है उनके अंदर जो है गर्माइश बढ़ना शुरू होती है, और गर्माइश बढ़ने के साथ साथ वो पस जो है पैदा होना शुरू होती है, और जो वो एक्टिव स्पर्म है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्मियों के अंदर खासकर इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप वॉशरूम जाएं तो कम से कम 1-2 लोटे ठंडे पानी के जो हैं वो अपने नफ्स के ऊपर लाजमी, खसियातीन के ऊपर लाजमी डालें ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ठीक हो सके। तो जैसे जैसे पस बढ़ती जाती है स्पर्म्स डेड की तरफ आना शुरू होते हैं। डेड की तरफ भी कैसे आते हैं, वो एक्टिव से पहले स्लगिश होते हैं, स्लगिश से फिर जो है वो
डेड होते हैं। अगर इनका इलाज किया जाए, अच्छा इसमें दो वजूहात हैं। आम तौर पर जो डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, होता क्या है कि वो आपसे पैसे ले लेता है, आपको नुस्खा तजवीज़ करता है, लेकिन आपको कभी भी बैठाकर इतना टाइम नहीं देगा आपकी फ़ीस के बदले में भी कि आपको जो चीज़ है वो बता सके कि ये मरज़, ये रिपोर्ट यहाँ से यहाँ ऐसे है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो मेरे पास भी आते हैं या वैसे भी मुझे कमेंट्स में या वैसे सुनने में मिलता है कॉल्स पे भी, तो वो लोग यही कहते हैं कि हमने अपना बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इलाज कहाँ से करवाया, किन लोगों से करवाया, तो यकीन माने जिन लोगों को इस चीज़ की, जो डिस्पेंसर गली मोहल्लों में बैठे होते हैं या वैसे जिन लोगों को अलिफ बे भी नहीं पता होती इस चीज़ की, वो भी एक नुस्खा लेके बैठे होते हैं इस मरज़ का इलाज करने के लिए। इस मरज़ के अंदर हर स्टेज पे बिल्कुल मेडिसिन डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे हकीम और अच्छे अच्छे होम्यो डॉक्टर और अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो इसका, एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई स्पेशलिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन जितनी देर तक उसको इसका मुकम्मल नॉलेज नहीं है वो आपका इलाज कभी नहीं कर सकेगा। क्योंकि मेरे पास एक केस आया, मैं ना पेशेंट का नाम लूँगा ना मैं डॉक्टर का नाम लूँगा। पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा जी कि मैं एक ऐसे अच्छे स्पेशलिस्ट से चेकअप करवा रहा हूँ जिनका जो है 1 हफ्ता पहले उनका टाइम लेना पड़ता है, 3000 उनकी फ़ीस है। उन्होंने उस वक़्त मेरे पास 20% थी और जो स्पर्म्स थे ये बिल्कुल 10% से भी नीचे थे। अगर वो पेशेंट सुन रहा होगा तो समझ जाएगा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो वो कहते हैं जी कि मैंने उनसे मेडिसिन लिखवाई, 3000 फीस लेने के बाद उन्होंने एक मेडिसिन लिख के दी जो सिर्फ उनके क्लिनिक की डिस्पेंसरी से मिलती थी, और उसकी फ़ीस जो है, उस एक पैक की फ़ीस जो है वो 20,000 थी। तो वो मैंने 2 पैक खाए। 2 पैक खाने के बाद वो कहते हैं कि मेरी पस जो है वो 5 से नीचे चलेगी और मेरे जो स्पर्म्स थे वो 60 पे आ गए। तो मेरे पास इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, 40,000 पे महीने रखते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये भी सिर्फ मैंने औलाद की खातर इतना सब कुछ किया, तो मैंने वो मेडिसिन खाना छोड़ दी। हुआ कुछ यूँ कि 2 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। 2 महीने मैंने बाद रिपोर्ट करवाई तो बिल्कुल सेम पहले जैसी रिपोर्ट आई, यानी कि 20% पस आ रही है और जो 10% से नीचे जो है वो स्पर्म्स हैं। वो सिर्फ वक्ती तौर पे उस मेडिसिन से बड़े जनरेट हुए, ठीक है, उसके बाद वो फिर अपनी उसी हालत पे चले गए। तो उन्होंने मेडिसिन मुझसे खाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 15 दिन के अंदर अंदर खुशखबरी की रिपोर्ट आई। जब उन्होंने मुझे कॉल की तो उस वक्त उनको मुझसे मेडिसिन लिए हुए 25 दिन हो गए थे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पेशेंट को डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा जो है ये लेक्चर हो जाएगा। अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट आया जिसके पास 1 साल की रिपोर्ट्स थी, ठीक है। 1 साल की रिपोर्ट्स के अंदर उसके पास किसी भी जगह से 20% से नीचे नहीं की, और फिर होते होते कुछ यूं हुआ कि पस जो है वो बढ़ती गई। हालांकि वो मसलसल स्पेशलिस्ट से भी मेडिसिन खा रहे हैं, दूसरे डॉक्टर्स से भी मेडिसिन उन्होंने यूज़ की, लेकिन पस नीचे जाने के बजाय पस ऊपर गई 25 पे, और जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल उनके नील हो गए, यानी कि डेड हो गए, सारे के सारे स्पर्म बिल्कुल डेड हो गए। इसमें होता कुछ यूं है कि जो लोग आपको मेडिसिन देते हैं वो आपकी पस को मद्देनजर नहीं रखते, क्योंकि जितनी मेडिसिन आती हैं उनके अंदर स्पर्म्स जनरेट करने की सिर्फ मेडिसिन होती है, लेकिन उन स्पर्म्स जनरेट करने वाली मेडिसिन के साथ साथ आपके जो पस सेल हैं वो बढ़ते हैं और स्पर्म कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा 2 या 3 किस्म की मेडिसिन, हर स्टेप पे मेडिसिन जो है वो अलग अलग यूज करवाई जाती है। तो अब इसका सद्देबाब क्या है? जिन लोगों को ज़्यादा पस आती है उनको चाहिए कि वो मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं बिल्कुल बंद कर दें, दालें बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। सब्जियां और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। अगर फिर भी पस नहीं कंट्रोल हो रही तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें जो इस चीज़ को समझता है, ना कि वो आपसे पैसे ले ले। इस चीज़ की मेडिसिन भी लोग फिर बहुत महंगी देते हैं, मेरी सोच से भी महंगी कई पेशेंट्स आके बताते हैं, जिनके साथ जैसे मैंने अभी एक आपको केस बताया कि वो उन्हीं की डिस्पेंसरी से मेडिसिन मिलती है जो 40,000 की उन्होंने 2 महीने या 1 महीना गालबन, मुझे अब पक्का याद नहीं, जो उन्होंने यूज़ की। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट जब पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाय करने के बाद मेरे तक पहुंचते हैं या वैसे ऐसे अच्छे डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं तो फिर उन्हें जाकर कहते हैं अब तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। हालांकि जो मेरे जैसे बेचारे मामूली से डॉक्टर्स हैं उनकी तो मेडिसिन ही बहुत
जो इतनी रीज़नेबल होती है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हम इस मेडिसिन को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे दो चीज़ों की तरफ, नामर्दी और बांझपन, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखने में आया है कि नामर्द जो होता है उसके अंदर अक्सर, नामर्दी के ऊपर मैं एक मुकम्मल लेक्चर बनाऊंगा कि नामर्द कहते किसे हैं। नामर्दी की जो गलत डेफिनेशन हमें समझा दी गई है अताई डॉक्टरों ने, वो बिल्कुल भी वो नामर्दी नहीं है। ठीक है, नामर्दी के ऊपर एक मुकम्मल मैं लेक्चर बनाऊंगा। अच्छा, देखने में आया है कि जो लोग बांझ होते हैं वो अक्सर मैंने पेशेंट देखे हैं कि वो दूसरे लोगों से अच्छी हम बिस्तरी कर सकते होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं अच्छा खासा हो, मेरी अच्छी खासी टाइमिंग लगती है, लेकिन स्पर्म्स जो है ना वो नीचे की नीचे ही जाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता कुछ यूं है कि स्पर्म्स यानी कि बांझपन और नामर्दी, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, पस किन लोगों में ज़्यादा आती है? पस जिनको जरियान रह चुका हो, या जो इहतलाम के पेशेंट हो, या ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा फहश तस्वीरें देखते हों, फहश वीडियोस देखते हों, मुश्तज़नी ज़्यादा करते हों, जिनके जहन के हर वक्त परा गंदा जहन रहता हो। आप देखेंगे, आप यकीन माने, आप उनका टेस्ट करवाएं, उनकी मनी के अंदर आपको इंतहा की पस मिलेगी, इंतहा से भी इंतहा की पस मिलेगी, क्योंकि वो हर वक्त इन्हीं ख्यालों में गर्क रहकर उनका मसाना इतना हीट अप हो जाता है कि वो बजाय स्पर्म्स पैदा करने के, गर्मी की वजह से उनके अंदर पस सेल जो है वो ज़्यादा आने लग जाते हैं। पस सेल ज़्यादा आने की वजह से स्पर्म डेड होते हैं, और स्पर्म डेड होने के बाद फिर सर पकड़ते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो आगे जो चलते हैं कि जरियान, इहतलाम और सूरत अंजाल, ये तीनों अलग अलग लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बनाऊं। इसके अलावा जो लूटमार लगी हुई है इसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप और मैं सब मिलकर ऐसे भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि ये कोई इतना हवा नहीं है। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत इलाज करवाया, ये हो गया वो हो गया। आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस मरज़ का इलाज जो है ना वो सोच समझ के किया जाए ना, तो ये दिनों का या हफ्तों का या महीनों का खेल है। 2-2.5 महीने के अंदर अंदर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मैंने 2-2.5 महीने के अंदर कवर किए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ग़िज़ाएँ जो हैं बिल्कुल आप कम कर दें। ठीक है, जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, और उस ग़िज़ाओं में से जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली आजकल जो एशिया हैं, वो उनके अंदर फास्ट फूड, ठीक है, यानी कि जंक फूड, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह इसके नुकसानात और इसके जो फ़ायदे हैं इनके ऊपर पूरी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इनके फास्ट फूड के ऊपर। और इसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दें जो स्पर्म्स के पेशेंट हैं, चाय का इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है, बारबेक्यू, ख़ास कर बारबेक्यू जो है आप बिल्कुल बंद कर दें। इसके साथ बहुत ज़्यादा पस आती है। बहुत सारे पेशेंट्स पे मेरा ये प्रैक्टिकल रह चुका है कि फ़ास्ट फूड की बजाय ज़्यादा बारबेक्यू खाने से और चाय जो ज़्यादा कड़क चाय है इसके इस्तेमाल से पस ज़्यादा पैदा होती है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेहत का और अपने बहुत सारे अमराज का खुद इलाज कर सकें, आपको परहेज़ पता हो, अमराज के बारे में पता हो, आसान लफ्ज़ों में आपको समझ आए कि कौन सा मरज़ किस नौइयत का है और इसमें कौन सी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी रिपोर्ट्स क्या हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मेरी कोशिश होगी कि आप तक वो नॉलेज पहुँचाऊँ जो आपको आसानी से समझ आ जाए और आप उस इल्म की बदौलत जो है बहुत आसानी के साथ अपनी जो है ज़िंदगी गुजार सकें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो नेक्स्ट अपकमिंग बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरियान, इहतलाम, सूरत अंजाल, इसके अलावा जंक फूड और मर्दों के ऊपर जितने अमराज हैं इसकी वीडियोस, औरतों के ऊपर जितने अमराज हैं इंशाल्लाह इसकी वीडियोस, जितने तो नहीं यानी कि चीदा चीदा वीडियोस जो बहुत फेमस अमराज हैं हमारे, वो क्या वजूहत है, किन की बिना पर होते हैं, क्या परहेज़ करना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द ही मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।